Hello everyone, welcome to my channel Girls Physics। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ बहुत कुछ थ्योरी भी सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जहां पे ग्रेविटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारा वेट करते हैं। तो देखो, लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, जहां पे मैंने बोला था कि एक मास है कैपिटल एम और कैपिटल एम मास के अराउंड स्मॉल एम एक मास घूम रहे हैं विथ रेडियस आर। एंड मैंने बोला था कि इसका वेलोसिटी मतलब इसका घूमने का जो स्पीड वो मैंने निकाल दिया है। एंड तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो अगर तुम लोगों ने किया है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी तो फिर उसको थोड़ा वेरीफाई कर लो, एंड अगर नहीं किया है तो फिर देख लो। ठीक है, लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था उसी से मैं कंटिन्यू करता हूं। तो क्वेश्चन था ये कि कैपिटल एम एक मास है एंड कैपिटल एम मास के अराउंड एक स्मॉल एम मास घूम रहा है ड्यू टू देयर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स। ओके, मतलब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स है स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स के लिए ये स्मॉल एम मास कैपिटल एम मास के अराउंड घूम रही है इन ए सर्कुलर पाथ। ओके, देन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ यू नो दैट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, वो है कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम divided by r square. This is the attraction force between capital M and small m. Okay, and this gravitation attraction force is a supplier of centripetal force of this small m mass। मतलब small m mass के लिए जो centripetal force चाहिए, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए ग्रेविटेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो ग्रेविटेशन फोर्स इसको दे रहा है। सो वी कैन राइट दैट स्मॉल एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। ओके, एंड फ्रॉम दिस you can easily determine that capital small v is equal to capital Gm divided by small r. We have orbital speed, or you can say the speed of this small m mass. अब यहां से अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो फिर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम लोगों को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। तो v का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, वहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा Gmm डिवाइडेड बाय 2r। ओके, एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखे, इसके लिए हमें पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा चाहिए। एंड ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जानने के लिए मैंने लास्ट मतलब फर्स्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने प्रूफ करवाया था कि वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, इसके लिए मैंने वर्क डन कैलकुलेट करवाया था। उस वर्क डन का जो एक्सप्रेशन था उसी को मैं यहां पे लेके पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लाऊंगा। तो पहले तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन के बीच में बहुत अच्छा एक रिलेशन है, एंड द रिलेशन क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू मतलब डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U, जहां पे U इज द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है, मतलब है ये कि अगर वर्क डन डेल्टा W तुम लोगों को पता है
तो फिर वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज के साथ इक्वल होगा। तो पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क डन किसके लिए कैलकुलेट करना है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम लोगों को करना है ये कि ये जो स्मॉल एम मास है इसको इमेजिन करना पड़ेगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसको ये कैपिटल एम का जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसमें स्मॉलर डिस्टेंस में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है इनफाइनाइट से इसको स्मॉलर डिस्टेंस में लाने के लिए। वही ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही एक्चुअली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा इस पॉइंट में। क्या बोला मैंने कि वर्क डन निकालना है इनफाइनाइट से स्मॉलर डिस्टेंस, मतलब फील्ड में स्मॉलर डिस्टेंस में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स को, अलोंग द ग्रेविटेशन फील्ड कितना वर्क डन हो रहा है, इसको निकालना पड़ेगा। अदरवाइज तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ग्रेविटेशन फील्ड में स्मॉलर डिस्टेंस में ये स्मॉल मास है, इसको इस पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को, वो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ओके, तो फिर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है कि वर्क डन इज फोर्स डॉट डी आर। तो यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, यहां पे स्मॉलर डिस्टेंस से इनफाइनाइट तक ले जा रहा हूं, एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स इसको इस आर डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाएगा। इसके लिए वर्क डन कितना है, और ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब मैं जो फोर्स इसको दे रहा हूं वो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के साथ इक्वल है, मतलब कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में जो फोर्स है उसके साथ ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑपोजिट। क्यों इक्वल है? क्योंकि ताकि इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट ना हो। ठीक है, यहां पे कैपिटल एफ फोर्स एक्ट हो रहा है अलोंग डी आर के साथ, अगर इंटीग्रेशन करोगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो उसी की तरफ है, फोर्स की तरफ ही, तो फिर एंगल तो 0 डिग्री हो गया वहां से। तो फिर सिंपली इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, r से इंफिनिटी तक कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल एम, ये तो बाहर आ गया, 1/r² dr करना है। 1/r² का इंटीग्रेशन करने से -1/r आता है, एंड -1/r अगर यहां पे पुट कर दोगे तो क्या आएगा, -1/r। यहाँ पे अपर लिमिट है इन्फिनिटी, लोअर लिमिट है स्मॉल r, तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से क्या मिलेगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ये आएगा 1/∞ माइनस 1/r, ये आएगा। इसको कैलकुलेट करने से वर्क डन हमें मिल गया कि GMM डिवाइडेड बाय r, ये रहा हमारा वर्क डन। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी चेंज अगर कैलकुलेट करना है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज। तो फिर यहां से वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी जब निकालोगे तो फिर आगे माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो यहां से हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि -GMM डिवाइडेड बाय r, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मैं और एक बार बोल देता हूं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कि ये है एक मास और ये है कैपिटल एम मास, तो फिर कैपिटल एम मास से इसका जो डिस्टेंस है, ये जो बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है, इस पॉइंट से मैं इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाऊंगी। कैसे ले जाऊंगी? विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी में ले जाऊंगा तो फिर क्या होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इक्वल होगा डेफिनेटली, अदरवाइज कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर ले जाना है तो फिर इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को,
इसमें पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से स्टोर होगा। ये मुझे कैसे पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर हो रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स है, इसको जितना तुम दूर ले जाओगे ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट होगा, ठीक है। एंड अगेंस्ट ऑफ फोर्स वर्क डन जब होता है, जब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। बहुत जितना डिस्टेंस ले जाओगे, इतना डिस्टेंस जाने के बाद जब इसको छोड़ोगे तो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स के लिए इसमें स्टोर्ड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। जैसे अर्थ में भी होता है, ये जो मास है इसको तुम हाइट में ले जा रहे हो और यहाँ से छोड़ दोगे, जैसे छोड़ दोगे ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी से। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो फिर यहां से हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिल चुका है, वो है -gmm/r। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम बहुत ही सिंपल एक तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -gmm/r। तो फिर ये जो सिस्टम है, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हमें मिल चुका है gmm/2r और पोटेंशियल एनर्जी मिल चुका है gmm/r, ठीक है। इससे तुम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड यही सिस्टम सैटेलाइट में भी यूज होगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने जो दिया था वो एक्चुअली सैटेलाइट के साथ एकदम सेम टू सेम है, बाद में मैं सैटेलाइट डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। फिर भी हमें क्या मिल चुका है? हमें मिल चुका है कि जब एक ऑब्जेक्ट स्मॉल एंड मास एक ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा कैपिटल एन मास के अराउंड, तब उसका रेडियस अगर गिवन हो तो कैसे वेलोसिटी निकाला जाए वो हमें मिल चुका है। हमें ये भी मिल चुका है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है। हमें ये भी मिल चुका है कि दोनों जो मास सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है। मतलब यहां से हमें दो टाइप क्वेश्चन समझ में आ चुका है। वो क्या है? वो है ग्रेविटेशन फोर्स से तुम कैसे ये जो वेलोसिटी रेडियस वाला जो केस है इसको कैसे डील करोगे, और साथ साथ ये भी हमें समझ में आ चुका है कि दोनों दो मास अगर गिवन है तो तुम कैसे उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करोगे। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं एक नया क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। वो क्या है? वो है हमें ग्रेविटेशन फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, ग्रेविटेशन फील्ड कैलकुलेट करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम लोग सीखेंगे। तो फिर लेक्चर को पूरा देखना और साथ साथ नोट्स भी करना है। ओके, तो फिर आज का क्वेश्चन, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? हमारा आज का क्वेश्चन जो है ये रहा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीन जो कॉर्नर है वहां पे स्मॉल m एंड स्मॉल m करके तीन मास है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन जो है अगर साइड लेंथ स्मॉल a करके है तो फिर ये जो सेंट्रोइड है इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं। इस O पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशन फील्ड कैलकुलेट करना है और साथ साथ ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कुछ देर पहले मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का बात बोला था, अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल का बात कर रहा हूं। तो ग्रेविटेशन फील्ड पहले देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ग्रेविटेशन फील्ड का कॉन्सेप्ट बोला था कि ग्रेविटेशन फील्ड क्या है। मान लो कि ये रहा एक मास, ये जो मास है इसके अराउंड जितना रीजन है जहां पे कोई और मास अगर आएगा तो वो ग्रेविटेशन फील्ड मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू दिस मास एक्सपीरियंस करेगा, तो वो रीजन बन जाएगा ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ दिस मास। मतलब मेरा जो मास है, मेरे मास के लिए जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स है वो जितना रीजन में एक्ट होगा, ठीक है, जितना रीजन में एक्ट होगा कि हाँ उस रीजन में एक मास अगर आ गया तो मेरे मास के लिए वो ग्रेविटेशन फील्ड ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो रीजन हो गया ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ माय मास। ओके,
एंड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अगर वहां पे एक यूनिट मास आ जाए, यूनिट मास मतलब मास का जो वैल्यू है वो 1 kg हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, 1 ग्राम सीजीएस के लिए, 1 kg एसआई सिस्टम के लिए। तो फिर यूनिट मास अगर आए और यूनिट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू माय मास, वो है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ऑफ माय मास। ओके, एट द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, जिस पॉइंट में ग्रेविटेशन फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या है, यहां पे 3 मास है, बहुत अच्छा 3 मास है, ये क्वेश्चन में बहुत कुछ है, 3 मास है। तो फिर ये 3 मास में क्या है, 3 मास के लिए ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर देखो मुझे क्या मानना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा कि लेट यूनिट मास is placed at O पॉइंट में यूनिट मास है, एंड ड्यू टू, अगर यहाँ पे यूनिट मास है तो फिर इस यूनिट मास को ये जो ए कैपिटल ए पॉइंट में जो मास है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक गलती सब लोगों का होता है, वो क्या है, वो है ये जो मास है, जो अट्रैक्शन फोर्स मैंने बोला है ना, किसी किसी का समझ में आता है, हाँ ये मास इसको भी तो अट्रैक्ट करेगा, तो फिर डायरेक्शन इस तरफ लिख देता हूँ। हाँ ये एकदम ठीक है कि डायरेक्शन उस तरफ पे होगा क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ पे हो रहा है, बट मैंने यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे इस मास के ऊपर इन सब मास का जो फोर्स है वो निकालना है। मुझे ये नहीं निकालना है कि ये मास इसके ऊपर कितना फोर्स दे रहा है, मतलब कितना नहीं, किस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, मुझे निकालना है कि ये मास इसको किस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है। इसीलिए जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स ए होगा, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन ओ ए की तरफ हो। इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं कि यूनिट मास के लिए ये जो वैल्यू होगा F1 मान लेते हैं, उसका वैल्यू होगा कैपिटल G इनटू स्मॉल m, यहाँ पे मास है स्मॉल m, यहाँ पे मास है 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब OA उसका स्क्वायर, बाद में मैं OA निकाल देता हूँ। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन होगा अलोंग OA, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे F2 और एक फोर्स लेना पड़ेगा, ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट के लिए, B पॉइंट में भी सेम मैग्नीट्यूड होगा GM डिवाइडेड बाय OB स्क्वायर, एंड अलोंग इसका डायरेक्शन हो जाएगा OB, ये भी अट्रैक्शनल फोर्स ही होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वही सेम मैग्नीट्यूड आएगा, GM डिवाइडेड बाय OC स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं C, एंड डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग OC, ठीक है। तो फिर 3 फोर्स हमें मिल चुका है और इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी है। देखो एक चीज तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम लोग कर सकते हो कि इन सब के बीच 120 करके एंगल है, तो फिर अगर 120 करके एंगल होता है तीनों फोर्स में, तो फिर वो डेफिनेटली वहां पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। बट अगर तुम लोग कैलकुलेट करना चाहते हो तो फिर कैलकुलेट भी कर सकते हो कि ये जो दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ले लो, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड इसके साथ इक्वल होगा। वो तुम लोग खुद से करना और देखना कि इस पॉइंट में जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा F1, F2 एंड F3, ये तीनों फोर्स मिला के जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो होगा 0। मतलब ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज 0, ओके। तो फिर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है उसमें जाते हैं। हाँ, पोटेंशियल में बाद में आते हैं, और एक पार्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्या है, वो है जो ये जो सिस्टम बना है ना, इसका सेंटर पॉइंट कहां पे है, यहां पे है O पॉइंट। तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो सारा जो मास है, ये जो मासेस है ना, ये सब मास रोटेट करने लगेगा,
इसका मास रोटेट करने लगेगा। एंड हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये मास लोग, ये जो मासेस है, मास का वेलोसिटी कितना होगा, इस मास का वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। और रोटेशन का रेडियस क्या होगा? रोटेशन का रेडियस होगा ये जो OA, ये होगा रेडियस। मतलब यहां पे ये जो मासेस है, दिस masses will revolve in circular path में रिवॉल्व करेगा। एंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, उसका रेडियस क्या होगा? विद रेडियस OA is equal to OC is equal to OB is equal to क्या होगा? is equal to हो जाएगा 2/3 of the height। आई थिंक तुम लोगों को ये पता है, मैथ का कॉन्सेप्ट है कि ये जो लेंथ होता है ये 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है फ्रॉम द सेंटर राइट। एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ हाइट, दैट इज √3/2 into a। सो हमें ये मिल जाएगा कि a/√3 is the radius of this path। तो रेडियस तो हमें मिल चुका है। अब क्या चाहिए? अब चाहिए ये जो रेडियस हुआ है, रेडियस तो मिल चुका है, मतलब अब हमें ऑलरेडी एक चीज तो पता है। वो क्या है? वो है इस सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट कर रहा है तो फिर ड्यू ये जो रोटेशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सप्लाई करेगा? ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स सप्लाई करेगा। किसी भी एक मास को ले लेते हैं, किसी भी एक मास को, C मास को ले लेते हैं, इसके लिए ग्रेविटेशन फोर्स निकालना पड़ेगा कि इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। मतलब इस में नेक्स्ट पार्ट ये आ चुका है, वो क्या है? वो है हमें चाहिए कि फोर्स ऑन ए मास एट द कॉर्नर में ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू चाहिए, एक कैपिटल M के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। ये रहा हमारा डायग्राम, यहां पे है हमारा मास, इसको अट्रैक्शन फोर्स फील होगा इस तरफ इस मास के लिए, और ये जो मास है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस मास के लिए। तो फिर इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, राइट? और ये सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसीलिए। तो फिर यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, इसका मास स्मॉल है, इसका मास स्मॉल है, इसका मास भी स्मॉल है, तो फिर ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्स सेम होगा। तो फिर नेट फोर्स हो जाएगा F रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये आ जाएगा कि F² + F² + 2F² cos 60, तो फिर हमें मिलेगा √3 into F। और F का वैल्यू क्या है? G(m) to small m मतलब Gm² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस है a², ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब हमें कितना फोर्स लगेगा? √3 Gm² a²। तो ये स्मॉल m के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? Gm² a²। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ओके, मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं बहुत सारा क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो ठीक समझना। तो फिर ये जो स्मॉल m मास है इसके ऊपर कितना नेट फोर्स आ रहा है, नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना आ रहा है कि Gm² a² into √3। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसका डायरेक्शन किस तरफ है? इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। एंड दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज द सप्लायर ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ दिस मास, ओके? तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, वो क्या है? mv²/r। तो फिर mv²/r अगर इसका वैल्यू है, आई थिंक ये लिखा हो चुका है तुम लोगों का।
स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर के साथ a कैंसिल आउट हो गया, √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर √3 ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर √3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि √3 एक्चुअली नीचे है तो ये ऊपर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारा जो v का जो वैल्यू आ रहा है वो है gm डिवाइडेड बाय a। ये रहा हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल रोटेट जब करेगा विद स्पीड √gm/a होगा। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन है ये कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों जो कॉर्नर है, तीनों कॉर्नर में स्मॉल m करके मास है, और हमें ये चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटरवाइड में ग्रेविटेशन फील्ड कितना है। ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर हमें 0 मिला था। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो सिस्टम है ये सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेट करने लगे ड्यू टू देयर ग्रेविटेशन एंड पुल, ओके, देन हर एक मास का वेलोसिटी कितना होगा। किसी भी मास को लेने के बाद हमें ये वेलोसिटी मिल जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, जिस मास को हम लोग कंसीडर करेंगे उस मास का नेट फोर्स चाहिए, उसी के बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली और एक बार ठीक से देखो लेक्चर को, मतलब पहले से इस क्वेश्चन को और एक बार देखो, लोगों को समझ में आता है, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन के बैकग्राउंड में, मतलब इसी क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं और एक क्वेश्चन करवाता हूं, तो तुम्हें थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। कैसा क्वेश्चन देखो, एक स्क्वायर है एंड स्क्वायर का चार जो कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में स्मॉल m करके मास है, ठीक है, चारों कॉर्नर में ही स्मॉल m करके मास है। अब क्वेश्चन है ये कि फाइंड फोर्स ऑन ए मास, मतलब कोई भी एक मास को फोर्स चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इफ दे रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ फाइंड स्पीड। दूसरा क्वेश्चन में स्पीड चाहिए, ठीक है। तो फिर देखो, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। मास C के ऊपर फोर्स लेते हैं, ठीक है, मास C के ऊपर फोर्स चाहिए, ठीक है। D C को किस तरफ खींचेगा, बोलो किस तरफ खींचेगा, D C को अपने तरफ खींचेगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है। B C को किस तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स है। A C को किस तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। मतलब हमें फोर्स का डायरेक्शन मिल चुका है। इस फोर्स का वैल्यू ले लेते हैं F1, इसको ले लेते हैं F2, इसको ले लेते हैं F3, ठीक है। पहले F1, F2, F3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं साइड लेंथ है स्मॉल a, ओके। तो फिर F1 का वैल्यू कितना आएगा, ये मैं बोलूंगा नहीं, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आएगा कि g इंटू मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर। F2 का वैल्यू भी यही आएगा, ओके, F2 का वैल्यू भी यही आएगा। सिर्फ F3 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा gm² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब ये डायगोनल आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2a² आ जाएगा, ठीक है। अगर ठीक से देखोगे तो फिर F1 और F2 का वैल्यू अगर तुम f लोगे तो फिर F3 का वैल्यू एक्चुअली f/2 है। ठीक से देखो, gm²/a² है और इसमें gm²/2a² है, मतलब इन दोनों का वैल्यू अगर f है तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा f/2, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट देखो, F2 इस तरफ है, F1 इस तरफ है, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अलोंग F3 होगा, मतलब F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और वो अलोंग F3 होगा, मतलब F3 और F1 और F2 का रिजल्टेंट F'
डैश ये एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बेसिकली F2 इस तरफ है, F1 इस तरफ है, दोनों मिलकर रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरफ, और F3 ऑलरेडी उसी तरफ है, तो फिर F3 और F डैश ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो फिर देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री एंगल है, तो फिर बेसिकली हमारा जो F डैश का वैल्यू होगा वो √2 × F होगा। √2 × F क्यों हो रहा है? वो वेक्टर से इजीली तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि रिजल्टेंट कैलकुलेट करते समय अगर 90 डिग्री एंगल है तो फिर √a² + b² फॉर्मूला अप्लाई होता है, और यहाँ पे a और b का जो वैल्यू है वो सेम है, इसलिए √2f आ गया। खुद से करो, समझ में आएगा। F डैश हमें मिल चुका है, और ना फाइनल रिजल्टेंट जो होगा वो होगा क्या? F डैश और F3 एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए ये दोनों ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐड होने के बाद क्या होगा? मतलब √2f + f/2, मतलब कुल मिला के बाद ये बन गया कि f × √2 + 1/2, ये हो गया हमारा नेट फोर्स। अब देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल चुका है, फाइंड फोर्स। F का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, F का वैल्यू कितना है? gm²/a², तो फिर यहाँ पे gm²/a² पुट कर दो, यहाँ पे √2 + 1/2 आ जाएगा, ये है हमारा फोर्स। सिर्फ फोर्स बोलने से नहीं होगा, डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा। डायरेक्शन किस तरफ है? CA की तरफ है, मतलब along CA। ठीक है, अब अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में होगा। इन चारों का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? यहां पे होगा, इस पॉइंट पे। मतलब रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा हाफ ऑफ द डायगोनल, हाफ ऑफ द डायगोनल। सेंटर ऑफ मास से मास का डिस्टेंस होगा, वही होगा रेडियस। तो सेंटर ऑफ मास ये है, तो फिर हाफ ऑफ द डायगोनल इज द रेडियस। तो फिर ये रेडियस क्या होगा? रेडियस का वैल्यू r = a/√2 मिल जाएगा, और बाकी काम तुम्हें करना पड़ेगा। ग्रेविटेशन फोर्स तो मिल चुका है, तो ग्रेविटेशन फोर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल होगा विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स विल इक्वल विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फिर इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि gm²/a² × √2 + 1/2 is equal to small m × v² divided by r। r का मतलब है a/√2, तो √2 ऊपर चला गया। ओके, यहां से तुम लोग इजीली v कैलकुलेट कर पाओगे, यहां से तुम लोग इजीली v कैलकुलेट कर पाओगे, v कैलकुलेट करना तुम लोग। ओके, तो आई थिंक समझ में आया है कि नेट फोर्स में मास कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया है। तो इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर बेस करके मैं एक इजी क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क देता हूं। ये है एक स्मॉल एम मास, यहां पर है और एक स्मॉल एम मास। ठीक है, ये दोनों है स्मॉल एम मास। तो क्वेश्चन है ये कि इफ दे रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ, ये मास 2m ले लेते हैं, सर्कुलर पाथ अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, then find force between them। Question number 2, find speed of m and 2m। Question number 3, find angular momentum of small m and 2m। So बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, देखते हैं तुम लोगों को ये आता है या नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। पहले तो तुम्हें इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है,
फर्स्ट काम तो ये है। सेकंड काम होगा कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उस ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल विथ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो रेडियस होगा वो इस मास के लिए जो होगा इस मास के लिए भी वो नहीं होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि इन दोनों का बीच में सेंटर मास इस तरह होगा, 2m के करीब होगा। तो सेंट्रल मास से ये जो डिस्टेंस है ये होगा 2m के लिए रेडियस और ये हो जाएगा m के लिए रेडियस। इस कॉन्सेप्ट से 2m और m दोनों का डिफरेंट वेलोसिटी तुम्हें मिल जाएगा। ओके, और लास्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता है कि मास जो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फिर इसका मास और वेलोसिटी से प्रोडक्ट कर दो, उससे लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब r1, इसके लिए भी सेम r2। ठीक है, इसको ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं इस क्वेश्चन को वहां पे डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ग्रेविटेशन का बाकी सारा लेक्चर भी आएगा बहुत जल्दी, बट 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तीनों को देखो, नोट्स बनाओ और ऐसे न्यूमेरिकल मैं दूंगा उसको सॉल्व करते रहो। इसी से